एपिसोड 361 टू 370। अध्याय 361। किसी से प्यार करना दुखदाई होता है। जब विलियम और ताकाम अपने महल के अंदर गंभीर मामलों पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय महान सरदार के सम्मेलन कक्ष के अंदर 3 लड़कियां और 2 लड़के भी गंभीर चर्चा कर रहे थे। सर विलियम के साथ आपका क्या रिश्ता है? राजकुमारी सिडोनी ने इयान से पूछा। इयान ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा और फिर अपने सामने बैठी घूंघट वाली राजकुमारी की ओर देखा। विल और मैं घनिष्ठ मित्र हैं, इयान ने उत्तर दिया। सिर्फ करीबी दोस्त? हाँ, तो फिर वो कल रात अपने कमरे में सोने के बजाय तुम्हारे कमरे में क्यों रुका था? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। दरअसल इस समय राजकुमारी सिडोनी के शरीर पर मोर्गाना का नियंत्रण था। उसने सिडोनी से कहा कि वह उसके साथ शरीर बदल ले ताकि वह उस सुंदर लड़के से पूछताछ कर सके जो उसकी प्रियतमा के साथ बहुत अंतरंग प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी सिडोनी अपने पति की तरह साहसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। मन ही मन वह विलियम और इयान के घनिष्ठ संबंध के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। विल के मेरे कमरे में सोने में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती, इयान ने अपने चेहरे पर घमंडी भाव लिए जवाब दिया। वैसे तुम्हें उसकी निजी बातों से क्या मतलब है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मोर्गाना अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। हम दोनों सहयोगी हैं। मेरे लिए उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानना जरूरी है जिसके साथ मैंने गठबंधन किया है। इस समय मेरे अधीन चींटियों की पूरी सेना है। यह एक राज्य की सैन्य शक्ति के बराबर है। मेरे पास ये जानने के लिए पर्याप्त योग्यता है कि क्या सर विलियम वह व्यक्ति हैं जिनका मुझे पूरे दिल से समर्थन करना चाहिए। विलियम ने पिछली रात इयान को विस्तार से बताया था कि वह और राजकुमारी सिडोनी कैसे मिले थे। हाफ एल्फ ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया, यहाँ तक कि वह बात भी जिसमें राजकुमारी ने विलियम को हेलन साम्राज्य का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस वजह से इयान राजकुमारी को लेकर बेहद सतर्क हो गया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह दक्षिणी महाद्वीप की सबसे खूबसूरत लड़की है। विलियम की प्रेमिका बनने के नाते वह समझती थी कि उस अर्धएल्फ में सुंदरियों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है। इयान राजकुमारी को बताना चाहता था कि विलियम को उसके समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। फिलहाल उनके पास अपनी तरफ से लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे। लाखों की संख्या वाली सेना उनके लिए उस संगठन के खिलाफ लड़ाई में वरदान साबित हो सकती थी जिसने हेलन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, साथ ही एल्फ प्रतिभाओं की सेना और क्रेटोर सेना के खिलाफ भी। ब्रियाना और प्रिसिला एक तरफ बैठकर इयान और मोर्गाना की नोकझोंक सुन रही थीं। प्रिसिला के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जबकि ब्रियाना किसी ऐसी आंटी की तरह लग रही थी जो चटपटी गपशप की तलाश में हो। ब्रियाना के बगल में बैठे राजकुमार अनेस्ट को लग रहा था कि वह यहाँ बेमेल है। उनके भीतर कुछ उन्हें बता रहा था कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हालांकि ब्रियाना के साथ उत्तरी जनजातियों के लिए उसके दैनिक कर्तव्यों को निभाने के अलावा उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। युवा राजकुमार इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि उसकी मंगेतर ने बड़ों की अनुपस्थिति के दौरान अपने कबीले और गोत्र के महत्वपूर्ण मामलों को किस तरह संभाला। सर इयान, मुझे पता है कि आप सर विलियम के निजी नाइट दस्ते का हिस्सा हैं, मोर्गाना ने चाय पीने के बाद कहा। लेकिन क्या आपका यह अत्यधिक लगाव जरूरी है? अगर आप यही रवैया जारी रखते हैं तो सर विलियम की पसंद नापसंद के बारे में अफवाहें फैलने लगेंगी। इयान ने राजकुमारी के तीखे बयान पर अपनी आंखें न घुमाने की पूरी कोशिश की। उसे बहुत मन कर रहा था कि वह राजकुमारी के सामने ही अपना रूप बदल ले और उसे समझा दे कि विलियम की पसंद में कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी उसने खुद को संयमित रखा और केवल अपना सिर हिलाया। मैं आपकी सलाह जरूर सुनूंगा राजकुमारी, इयान ने जवाब दिया। मोर्गाना ने सिर हिलाया। जब तक आप समझते हैं सर इयान, मुझे केवल सर विलियम का भला ही भाता है। इयान ने मोर्गाना की बातें अनसुनी करने का नाटक किया क्योंकि पिछली रात विलियम की आध्यात्मिक दुनिया के अंदर उन्होंने जो कुछ किया था उसकी तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। इयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। विलियम ने उसे ऐसी चीजों का अनुभव कराया था जिनके बारे में उसे पहले पता ही नहीं था कि वह उन्हें महसूस कर सकती है। दरअसल उनके साथ बिताए समय के परिणामस्वरूप हुई आध्यात्मिक थकावट के कारण वह कुछ घंटे पहले ही जाग उठी थी। इयान का शर्माया हुआ चेहरा देखकर मोर्गाना के होठों के कोने हल्के से हिल गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि लड़के का चेहरा उसकी बातों से गुस्से में लाल नहीं हुआ था। इयान कुछ और सोच रहा था और मोर्गाना को यह आभास हो रहा था कि वह विलियम और इयान के कल रात के कारनामों के बारे में सोच रहा है। 2 लोगों के बीच ही किए जा सकने वाले वर्जित कार्यों के बारे में सोचते ही उसकी कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। नोट: इयान के लिए सर्वनाम बदलने के लिए क्षमा करें। मुझे यकीन है कि आप सभी इस कठिनाई को समझेंगे।
मैं यथासंभव आप लोगों को असहज महसूस नहीं कराना चाहती, लेकिन आपकी सहजता से बाहर निकले बिना इन दृश्यों को दिखाना मुश्किल है। ब्रियाना और प्रिंस अर्नेस्ट को इयान के साथ क्या हो रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वे दोनों अभी इतने छोटे थे कि लोगों के बीच रिश्तों की जटिल बातों को समझ नहीं पाते थे। प्रिसिला की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। इयान का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। जब वे अकादमी में थे तब उसने अक्सर देखा था कि उसका कमांडर और इयान हर मौके पर आपस में झगड़ते रहते थे। विलियम और इयान की मौजूदा नज़दीकी ऐसी थी जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तुम क्यों शर्मा रही हो? मोर्गाना ने चिढ़कर पूछा। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हें ऐसी प्रतिक्रिया देनी पड़े। इयान ने मोर्गाना को चिढ़ाते हुए मुस्कुराया और उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उसे पहले ही पता चल चुका था कि राजकुमारी विलियम में काफी दिलचस्पी रखती है। हालांकि उसे यह पक्का नहीं पता था कि यह सिर्फ प्रशंसा है, सम्मान है या सचमुच प्यार है। एक बात तो तय थी, विलियम को राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी सच्ची प्रेमिका की परवाह थी और उस अर्धएल्फ ने ये सुनिश्चित किया कि जब उन दोनों का आध्यात्मिक मिलन हुआ तो उसकी भावनाएं राजकुमारी तक पहुंच जाएं। मुझे अभी अभी एक बहुत ही सुखद याद आ गई, इयान ने जवाब दिया। उसके लहजे में हंसी और स्नेह झलक रहा था जिससे मोर्गाना और भी चिड़चिड़ी हो गई। वह वासना की पापी थी। देह संबंधी मामले उसके अधिकार क्षेत्र में थे। उसकी संवेदनशील इंद्रियों ने उसे पहले ही बता दिया था कि विलियम की खुशबू इयान के शरीर पर अभी भी मौजूद है। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था, उन दोनों ने एक साथ रात बिताए। ये कमीना, मोर्गाना ने मन ही मन कोसते हुए कहा। राजकुमारी सिडोनी भी मोर्गाना की भावनाओं को समझती थी, इसलिए वह अपनी दूसरी साथी की झुंझलाहट के स्रोत को भी समझती थी। दोनों के चुप हो जाने से कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। वहां मौजूद दर्शक यानी राजकुमार अर्नेस्ट और प्रिसिला ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर ब्रियाना किसी तरह निराश थी क्योंकि उसे वह आतिशबाजी देखने को नहीं मिली जिसकी वह कल्पना कर रही थी। 1 घंटे बाद मोर्गाना उस कमरे में लौट आए जो ब्रियाना ने उसे दिया था। ये वही कमरा था जिसे वह प्रिसिला के साथ साझा करती थी क्योंकि प्रिसिला उसकी निजी अंगरक्षक और नौकरानी थी। हालांकि मोर्गाना ने काले बालों वाली सुंदरी को साफ साफ कह दिया कि वह इस समय अकेले रहना चाहती है। राजकुमारी का मूड ठीक न देखकर प्रिसिला ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और मोर्गाना को वहीं छोड़कर चली गई। राजकुमारी ने अपना घूंघट हटाया और अपने कमरे में लगे बड़े आकार के दर्पण में देखा। लंबे लाल भूरे बालों और मोहक भूरी आंखों वाली एक देवदूत जैसी सुंदरी उसे वापस देख रही थी। दक्षिणी महाद्वीप की सबसे खूबसूरत लड़की होने का खिताब उसे बिल्कुल सही मिला था। वैंडी, एस्ट और रेबेका सभी खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन राजकुमारी सिडोनी की सुंदरता उनसे कहीं अधिक थी। सबसे बढ़कर उसे अपने रूप रंग पर बहुत भरोसा था। हालांकि जब विलियम ने उसका चेहरा देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से टूट गया। हालांकि उसने हाफ एल्फ की आंखों में प्रशंसा देखी, लेकिन यह उस कोमलता और स्नेह के सामने कुछ भी नहीं थी जो विलियम ने इयान के प्रति दिखाया था। मुझे आश्चर्य है कि तुमने इयान पर अपना आकर्षण क्यों नहीं आजमाया, उस खूबसूरत महिला ने गंभीर भाव से दर्पण में दिख रही अपनी छवि को देखते हुए सोचा। अगर हम फ्रीसिया में होते तो तुम किसी को भी इस तरह से तुमसे बात करने की इजाजत नहीं देती। तुमने उसे क्यों नहीं मोहित किया? शायद अगर तुम उसे अपने वश में कर लेती। स्वाभाविक रूप से बोलने वाली राजकुमारी सिडोनी थी। आमने सामने बातचीत करने के लिए वे इसी तरीके का इस्तेमाल करती थीं। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम इयान को अपने वश में कर लेती? मोर्गाना ने पलटकर पूछा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? राजकुमारी सिडोनी ने अपना सिर हिलाया। वह बुद्धिमान थी और मोर्गाना शारीरिक शक्ति में माहिर थी। दोनों में से अधिक समझदार होने के नाते वह जानती थी कि अगर उसने इयान पर अपने आकर्षण का प्रयोग किया तो परिणाम भयानक होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इयान के साथ ऐसा किया तो सर विलियम जीवन भर हमसे नफरत करेंगे, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। साथ ही ऐसा करने से मुझे भी अपमानित महसूस होगा। सही कहा ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, मोर्गाना ने दांत पीसते हुए कहा। क्या हम में ही कुछ गड़बड़ है? हमें उसकी सोच की परवाह क्यों करनी चाहिए? हम इयान और वैंडी का इस्तेमाल करके उसे अपने वश में कर सकते हैं। हमें उसकी भावनाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? राजकुमारी सिडोनी ने आह भरी। विलियम से मिलने के बाद उन्हें ऐसी भावनाएं महसूस हुईं जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, जलन और एक तरह का अधिकारबोध जिसने उन्हें हीन महसूस कराया। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह हमसे नफरत करे, राजकुमारी सिडोनी ने दृढ़ता से उत्तर दिया।
वह उस तरह का व्यक्ति है जो अगर हमने उसके तराजू को छुआ तो हमसे जान तक लड़ लेगा। मुझे यह एहसास अच्छा नहीं लगता, सिडोनी। इससे मुझे कमजोरी महसूस होती है। शायद किसी से प्यार करने का यही मतलब होता है। उद्धरण डॉट 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 किसी से प्यार करना दुखदाई होता है। राजकुमारी सिडोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह मोर्गाना की बातों से सहमत थी। उसने सोचा कि किसी से प्यार करने से उसे पूर्णता और खुशी का अनुभव होगा। उसे लगा कि अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिस पर उसके आकर्षण का कोई असर न हो, तो वह समझ पाएगी कि प्यार क्या होता है। राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना ने अपनी आध्यात्मिक दुनिया में एक दूसरे को गले लगाया। दक्षिणी महाद्वीप की दो सबसे खूबसूरत लड़कियां दुखी थीं क्योंकि जिस प्यार की वे तलाश कर रही थीं, वह उस प्यार से बहुत अलग था जिसकी उन्होंने अपने सपनों में कल्पना की थी। अध्याय 362 जब एक अर्धदेव झंडा फहराता है। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, नन्हेविल, ताकाम ने कहा। 3 महीने में एल्फ्स और क्रेटोर साम्राज्य द्वारा बनाए जा रहे टेलीपोर्ट द्वार पूरे हो जाएंगे। तब तक वे अपनी और अधिक सेनाओं को दक्षिणी महाद्वीप में ला सकेंगे। विलियम ने ध्यान से सुना और सोचने लगा कि वह ऐसी घटना को कैसे रोक सकता है। बहुत सोचने समझने के बाद उसे समझ आया कि अकेले 2 विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ना उसके लिए असंभव है। अगर वह अपनी सेना में अंगोरिया के युद्ध सम्राट के सदस्यों को भी शामिल कर ले, तब भी सैकड़ों बच्चे हजारों की संख्या वाली सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से राजकुमारी सिडोनी भी उनके साथ थी। हालांकि विलियम को यकीन नहीं था कि राजकुमारी भविष्य में अपना मन बदल लेंगी। उनकी वफादारी हेलेन साम्राज्य के प्रति नहीं थी और क्रेटोर सेना के सम्राट उनके नाना थे। यदि वह चाहे तो फ्रीसिया राज्य में लौटकर उसकी साम्राज्य बन सकती है। ऐसा होने पर विलियम को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए वह सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रहा था। एक ऐसा संगठन जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है और 2 विदेशी आक्रमणकारी। विलियम ने आह भरी। महामहिम, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है? ताकाम हंसते हुए बोला, सच तो यह है कि मुझे पता है। सबसे पहले आपको अमर भूमि में रहने वाले उस छद्म देवता से समझौता करना होगा। वही आपके सामने इस समय सबसे बड़ा खतरा है। बेशक अगर समझौता नहीं हो पाता तो भी कोई बात नहीं। वह कम से कम 4 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। विलियम ने अपना माथा रगड़ा क्योंकि उससे लग रहा था कि उसे सिरदर्द होने वाला है। ताकाम के अनुसार छद्म देवता अमर भूमि के तैरते द्वीप पर कैद था। हालांकि उसके पास विलियम का जीवन कठिन बनाने के कुछ तरीके अभी भी मौजूद थे। हिडन वैली को अपने डोमेन में स्थानांतरित करने की कोशिश करते समय उस पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया कि तैरते द्वीप पर कैदी एक ऐसी ताकत था जिससे सावधान रहने की जरूरत थी। ताकाम ने आगे कहा कि छद्म देवता के पास अपनी एक सेना भी थी। हालांकि वे अमर भूमि तक ही सीमित थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कम खतरनाक थे। ये ताकतें विलियम को उनके क्षेत्र के भीतर संसाधन जुटाने से रोक सकती हैं और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क्या इस छद्म देवता से निपटने का कोई अधिक प्रभावी तरीका है? विलियम ने पूछा। ताकाम ने कुछ देर सोचने के बाद लड़के को इस मामले पर अपने विचार बताए। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि घाटी को ऐसी जगह छिपा दो जहां उसे कोई खोज न सके। दूसरा ये कि उसे उस क्षेत्र में स्थायी रूप से सील कर दो जिस पर तुम्हारा वर्तमान अधिकार है। विलियम का शरीर अकड़ गया क्योंकि उसने उस अर्धदेव को यह नहीं बताया था कि उसका अपना एक क्षेत्र है। उसके अचंभित चेहरे को देखकर ताकाम जोर से हंस पड़ा। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे, उसे यह कैसे पता चला? ताकाम मुस्कुराया। दुर्भाग्य से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ताकाम ने विलियम को एक और सलाह देते हुए मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। भले ही आपके साथ खड़ी मनमोहक राजकुमारी के पास चींटियों की सेना हो, लेकिन वह कभी आपकी नहीं होगी। आपको अपनी खुद की सेना बनानी होगी जो आपके साथ मिलकर लड़ेगी। विलियम ने सिर हिलाया। वह अपनी निजी सेना बनाने के महत्व को भी समझता था। मैं तुम्हें सब कुछ तैयार करके नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हें खुद ही इसका सामना करना होगा, ताकाम ने मुस्कुराते हुए कहा। और पिछली बार की तरह किसी भी उत्तरी व्यक्ति को युद्ध में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं किसी भी कबीले के बच्चे को किरिनटोर पहाड़ों से बाहर निकलकर तुम्हारे लिए लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। विलियम ने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। अगर वह ये कहता कि उसने जनजातियों के योद्धाओं को भर्ती करने के बारे में नहीं सोचा था, तो वह झूठ बोल रहा होता। वह जानता था कि अगर वह ब्रियाना से पूछता तो वह उसकी विनती पूरी करने की हर संभव कोशिश करती। दुर्भाग्यवश ताकाम को जनजातियों के कल्याण की भी चिंता थी। वह किरिनटोर पर्वत के युवा योद्धाओं को ऐसे युद्ध में अपना खून बहाने की अनुमति नहीं देगा जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी।
महामहिम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में कैद छद्म देवता के अलावा अगला सबसे बड़ा खतरा कौन है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा? परिया। विलियम के सवाल का जवाब देते समय ताकाम ने पलक भी नहीं झपकाए। अगर वे संगठन, क्रेटोर सेना और एल्व्स की कुल शक्ति के बारे में सोचें, तो तीनों में से संगठन शायद सबसे कमजोर होगा। क्रेटोर सेना का कमांडर राजकुमारी सिडोनी का रिश्तेदार था। ताकाम ने विलियम से कहा था कि अगर राजकुमारी उनसे मिले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे एक उचित बातचीत हो सकेगी और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकेगा। जहां तक एल्व्स की बात है, वे विजय प्राप्त करने के इरादे से आए थे। ताकाम ने विलियम को आश्वस्त किया कि उनसे बातचीत करना असंभव है। उसने विलियम को ये भी चेतावनी दी कि उसे पकड़ने के लिए उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। जैसे ही लाल बालों वाला लड़का एल्व्स के सामने अपना चेहरा दिखाता, प्रभारी कमांडर तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दे देता। अंत में होली ऑर्डर ऑफ लाइट के सदस्यों से सावधान रहना। ताकाम का चेहरा गंभीर हो गया। वे 7 घातक पापों से भी कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। विलियम आश्चर्यचकित था क्योंकि ताकाम ने अपने सामान्य शांत चेहरे से हटकर बहुत ही दुर्लभ रूप से चिड़चिड़ाहट का संकेत दिखाया। समझ गया, विलियम ने जवाब दिया। मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। ताकाम ने चिढ़कर कहा, अगर आप उनसे उलझेंगे नहीं तो भी वे आपसे उलझेंगे ही। वे उन पेस्की कीड़ों की तरह हैं जो कितनी भी बार कुचलने पर भी नहीं मरते। क्या वे इतने परेशान करने वाले हैं? बेहद परेशान करने वाला। एक को मारो तो दूसरा आ जाता है, 2 को मारो तो 2 और उनकी जगह ले लेते हैं। ये कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। हालांकि दक्षिण में इनके आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी संभावना बनी हुई है। मुझे उनसे कैसे निपटना चाहिए? विलियम ने पूछा। अगर टकराव से बचना सचमुच असंभव था, तो वह इस पेचीदा संगठन से निपटने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में पहले से कुछ जानकारी रखना चाहता था। विलियम के प्रश्न का उत्तर देने के तरीके के बारे में गंभीरता से सोचते हुए ताकाम चुप हो गया। विलियम मेज पर रखे नाश्ते को कुतरता रहा और ताकाम के अपने विचार समाप्त करने का इंतजार करते हुए कई मिनट तक खामोशी से बीत गए। काफी देर तक चुप रहने के बाद ताकाम ने जवाब दिया, उन्हें जिंदा दफना दो। उन्हें तुम्हारा पीछा करने से रोकने का कोई और तरीका नहीं है। ताकाम का बेतुका जवाब सुनकर विलियम केक खाते खाते लगभग अटक गया। उसने जल्दी से मेज पर रखी चाय पीकर अपनी सांस वापस ली। फिर उसने अविश्वास भरी निगाहों से उस अर्धदेव की ओर देखा, जबकि वह बस कंधे उचका कर रह गया। ठीक है, आप इन्हें अभी के लिए एक तरफ रख सकते हैं, ताकाम ने आगे कहा। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र मध्य महाद्वीप में है। अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब नहीं है, तो वे जल्द ही दक्षिण में नजर नहीं आएंगे। विलियम फूट फूट कर रोना चाहता था। एक अर्धदेव झंडा फहरा रहा था, भला ये सच क्यों नहीं होगा? योजक चिन्ह कैस्टिलास, अगर हम 1 हफ्ते में निकले तो दक्षिणी महाद्वीप तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? सफेद चोगा पहने एक व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति से पूछा। हालांकि उसने अपना चेहरा ढकने के लिए हुड पहन रखा था, फिर भी उसकी आवाज युवा और हंसमुख लग रही थी। हम अभी नहीं जा सकते, फिडेस बगल से एक युवती की आवाज आए। अकादमी अभी भी आगामी कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त है। काम छोड़कर खेलने के बारे में सोचना भी मत। क्या? लेकिन दक्षिण में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या आपकी बहन भी वहीं है? क्या आपको उसकी चिंता नहीं है? युवती ने अपना सिर उठाया और अपने परिचित को घूर कर देखा। फिडेस नाम के उस व्यक्ति ने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाली, मानो उसे यह बताना चाहता हो कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, युवती ने उत्तर दिया। हम 2 महीने में निकलेंगे। पहले आप अपने काम पर ध्यान दें और भागने के बारे में न सोचें। अगर आप अपना काम मुझ पर थोपेंगे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फाइड्स ने हाथ ऊपर उठाते हुए एक गहरी सांस ली और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आप जीत गईं, महारानी जी। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम दक्षिण की ओर चलेंगे, ठीक है? युवती ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाया। क्या हम कैरिटास को भी साथ ला सकते हैं? मुझे यकीन है कि अगर हम उसे साथ नहीं ले जाएंगे तो वह नाराज हो जाएगा। अच्छा, फाइड्स ने ताली बजाए और खुश होकर कमरे से बाहर निकल गया। वह ऐसा व्यक्ति था जो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता था और तुरंत अपने दोस्त कैरिटास को ढूंढने चला गया ताकि उसे बता सके कि उसने अचानक ही जाने का फैसला किया है। युवती ने बस अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी परिचितों का यही हाल था। उसने अकादमी के छात्रों के लिए एक यादगार आयोजन तैयार करने के उद्देश्य से अपनी मेज पर रखे दस्तावेजों को देखना फिर से शुरू कर दिया, जिसे वे जीवन भर संजोकर रखेंगे। एक छोटी सी बच्ची, जो एक वयस्क के हाथ जितनी ही बड़ी थी, खिड़की से कमरे के अंदर उड़कर आ गई।
वह उद्दंड फिडेस फिर से मुसीबत खड़ी करने के लिए निकल गया है। अब वह किस तरह की खतरनाक साजिश रच रहा है। कुछ ही देर बाद उसी तरह की शक्ल सूरत वाली एक और छोटी लड़की दिखाई दी। दो परी जैसी आकृतियां युवती के कंधों पर उतरी और उन पर बैठ गईं। इस दृश्य को देखकर कोई भी निश्चित रूप से आश्चर्यचकित रह जाएगा। इसका कारण ये था कि युवती और दोनों नन्ही परियों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उसने दक्षिणी महाद्वीप की सैर पर जाने की योजना बनाई है और मुझे भी साथ ले जाना चाहता है, युवती ने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्लेयर, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? छोटे हरे बालों वाली, जिनके सिरों पर घुंघराले बाल थे, उस नन्ही परी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न क्लोई को उसे बुरी तरह पीटने दो। वह उसकी टांगें भी तोड़ सकती है। इस तरह वह कहीं जा नहीं पाएगा। वाह, बढ़िया विचार। छोटी परी क्लोई, जिसके छोटे सुनहरे बाल थे और सिरों पर घुंघराले थे, ने ताली बजाई। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाने आती हूँ। क्लोई उड़ने ही वाली थी कि तभी उस युवती ने उसे बीच हवा में ही पकड़ लिया। हिंसा हर समस्या का समाधान नहीं है। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा मुक्केबाजी का इस्तेमाल न करो। क्लोई ने प्यारी सी अदा से अपनी जीभ बाहर निकाली। युवती ने आह भरी और अपने प्यारे से छोटे साथी को मेज के ऊपर रख दिया। अच्छे बच्चे बनो और बस इन दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में मेरी मदद करो, युवती ने आदेश दिया। किसी को चोट मत पहुंचाना, समझे? हाँ। दो परियों से मदद मांगने के बाद युवती ने अपने चेहरे से चश्मा उतारा और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया। फिर उसने दक्षिण की ओर देखा, जहां उसकी बहन अपने समुदाय के संघर्षों से दूर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए चली गई थी। युवती अपनी बड़ी बहन को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसकी बहन कोई नाजुक फूल नहीं थी जिसे सुरक्षा की जरूरत हो। विशेष परिस्थितियों के कारण वे कई वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिली थीं। अब जब उसे एक अवसर मिला था, तो उसने कई वर्षों के वियोग के बाद अपनी बहन से फिर से मिलने का मौका लेने का फैसला किया। एक ऐसा पुनर्मिलन जो एक खास हाफ एल्फ को यह एहसास दिलाएगा कि उसकी पहले की सभी धारणाएं पूरी तरह से गलत थीं। अध्याय 363, मैं दौड़कर तुम्हारी स्कर्ट के नीचे छिप जाऊंगा। विलियम और ताकाम की मुलाकात के बाद एक दिन बीत गया। वह जवाब ढूंढने गया और उसे जवाब मिल भी गए। हालांकि नए सवाल खड़े हो गए। उनमें से एक ये था कि वह अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र में मौजूद उस टाइम बम से कैसे निपटेगा जो मानो कभी भी फट सकता है। उसके लिए किसी भी तरह से छद्म देवता से लड़ना असंभव था, भले ही वह कैद में हो। नोट: स्पष्टीकरण के लिए बता दें कि छद्म अर्धदेव ऐसे प्राणी होते हैं जो अर्धदेव बनने से बस एक कदम दूर होते हैं। जेकिल इसका एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि वे बस एक कदम दूर हैं, लेकिन वह अंतिम कदम एक ऐसी बाधा है जिसे कई लोग पार नहीं कर पाते। वर्तमान में हेस्टिया की दुनिया में केवल 10 अर्धदेव ही अस्तित्व में हैं। ताकाम ने कहा कि हेलन साम्राज्य से जुड़ी अन्य समस्याओं से निपटने से पहले उन्हें अमर भूमि से संबंधित मुद्दे को पहले हल करना चाहिए। शायद मुझे जेकिल से मदद मांगनी चाहिए, विलियम ने सोचा। हालांकि ऐसा करने से जेकिल को उसके रहस्यों में से एक का पता चल जाएगा। हालांकि वह लोंट के दंत चिकित्सक पर कुछ हद तक भरोसा करता था, फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रहस्य साझा करने से सावधान था जिसके बारे में सोचकर उसकी अंतरात्मा चेतावनी देने लगती थी। नहीं, मैं नहीं कर सकता, विलियम ने सिर हिलाया। मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। विलियम अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था क्योंकि वह अपने सिर पर मंडरा रहे उस खतरे से निपटने के लिए अन्य विकल्पों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था जो एक गिलोटिन की तरह उसके सिर पर मंडरा रहा था। कुछ मिनट बीत गए, कई घंटे बीत गए और वह अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। जब वह आगे की सबसे उपयुक्त कार्रवाई के बारे में विचार कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई दी, जिससे वह अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। कुछ ही देर में और भी खटखटाहट की आवाजें सुनाई दी और एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंची। विल, क्या तुम अभी व्यस्त हो? इयान ने दरवाजे के पीछे से पूछा। खाने का समय हो गया है। विलियम ने दीवार पर टंगी घड़ी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि शाम के 7 बज चुके थे। माफ कीजिए, मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया, विलियम ने दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, इयान ने जवाब दिया। क्या मैं आपका खाना यहीं ले आऊं? विलियम ने अपना सिर हिलाया। अगर वह अपने कमरे में ही रहता तो शायद वह इन्हीं विचारों में खोया रहता, इसलिए उसने माहौल बदलने के लिए सबके साथ रात का खाना खाने का फैसला किया। ब्रियाना, राजकुमार अनेस्ट, राजकुमारी सिडोनी और प्रिसिला पहले से ही मेज पर मौजूद थे। देव, जो इयान के साथ उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा पर आया था, अपने साथी पशु लायनहॉट के साथ भोजन करना पसंद करता था।
साथ ही उन्हें प्रिंस अर्नेस्ट और प्रिंसेस सिडोनी जैसे शाही परिवार के सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से भोजन की मेज साझा करने में असहजता महसूस हुई। जब विलियम भोजन की मेज पर पहुंचा तो सबने उसकी ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि वह किरिंटोर पर्वत के अर्धदेव से क्यों मिला था। हालांकि वे उत्सुक थे, लेकिन किसी ने भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने उसे अपने विचारों को सुझाने के लिए कुछ समय दिया। ब्रायना, खाने के बाद हम दोनों को बात करनी है, विलियम ने कहा। महामहिम ने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है। ब्रियाना ने सिर हिलाया। किरिंटोर पर्वत में जन्मी होने के नाते उनके लिए ईश्वर का वचन ही कानून था। कोई भी जनजाति अपने संप्रभु द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन नहीं करती थी। इसके बाद विलियम ने अपना ध्यान राजकुमारी की ओर मोड़ा, जिनका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। राजकुमारी, मैं आपसे अकेले में भी बात करना चाहता हूँ। क्या आप ब्रियाना से मेरी बात खत्म होने के बाद थोड़ा समय निकाल सकती हैं? राजकुमारी सिडोनी ने पीछे मुड़कर उसे देखा और सहमति में सिर हिलाया। वह भी विलियम से अकेले में बात करना चाहती थी और यह इसके लिए एक बेहतरीन मौका था। रात का खाना बिना किसी खास घटना के बीता, क्योंकि सभी लोग सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दे रहे थे। माहौल बेहद औपचारिक था और सिर्फ बर्तनों की खनकती आवाज ही सुनाई दे रही थी। सभी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे और किसी का भी बात करने का मन नहीं था। आधे घंटे बाद विलियम खुद को ब्रियाना के कमरे में पाया। उस छोटी बच्ची ने जिद की कि वे दोनों उसके कमरे में बात करें ताकि उन्हें ज्यादा एकांत मिल सके। विलियम ने उससे बहस नहीं की, क्योंकि वह भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसका कमरा कैसा होगा। तुम्हारा कमरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यह किसी लड़की का कमरा है, विलियम ने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठने के बाद टिप्पणी की। वहां न तो कोई गुड़िया थी, न ही कोई ऐसे रंग थे जिनसे किसी को लगे कि यह कमरा किसी लड़की का है। इसके बजाय कमरे की लगभग हर दीवार पर किताबों की अलमारियां लगी थीं और वे सभी किताबों से भरी हुई थीं। विलियम को आखिरकार समझ आ गया कि ब्रियाना अपनी उम्र के हिसाब से इतनी समझदार क्यों थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था और पढ़ने से मिले ज्ञान ने उसे राजनीति और समाज की कार्यप्रणाली जैसी कई चीजों को समझने में मदद की। क्या मुझे इसे सजाकर लड़की का कमरा जैसा दिखाना चाहिए? ब्रियाना ने शरारती अंदाज में पूछा। बड़े भाई, क्या आपको ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो स्त्रीत्वपूर्ण और कोमल हों? विलियम ने अपनी 3 प्रेमिकाओं वैंडी, एस्ट और इयान के बारे में कुछ देर सोचा। तीनों ही लड़कियां थीं, लेकिन वह उन्हें स्त्रीत्व और कोमलता की श्रेणी में नहीं रख सकता था। वे सभी अपने अपने तरीके से योद्धा थीं। वैंडी और इयान अपना नर्म स्वभाव केवल विलियम के साथ ही दिखाते थे। जहां तक एस्ट की बात है, विलियम को अभी तक उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका नहीं मिला था। उसके लिए भूरे बालों वाला वह सुंदर लड़का उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इयान की तरह ही जब उसे पता चला कि वह असल में एक लड़की है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। चांदी जैसे सुनहरे बालों और मनमोहक लाल आंखों वाली उस खूबसूरत महिला की छवि विलियम के मन में उभर आई। मीलों दूर होने के बावजूद विलियम खुद को उस छवि के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। बड़े भाई, जब आप किसी दूसरी लड़की के साथ उसके कमरे में अकेले हों, तो दूसरी लड़कियों के बारे में सोचना बहुत ही असभ्य बात है, ब्रियाना ने मुंह बनाते हुए कहा। विलियम उस प्यारी सी बच्ची को देखता रहा और उसके गालों को चुटकी से दबाता रहा। तुम इतनी छोटी हो और अभी से इतनी शरारती हो। मुझे आश्चर्य है कि बड़ी होकर तुम कैसी होगी। स्वाभाविक रूप से मैं एक खूबसूरत महिला बनूंगी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी, ब्रियाना ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। अरे, आखिर तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? विलियम ने हल्के से ब्रियाना की नाक पर उंगली मारी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वह उसके साथ होता, उसका मन करता कि उसे खूब लाड़ प्यार करे। दोनों कुछ मिनटों तक एक दूसरे से छेड़छाड़ करते रहे, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया। विडंबना ये थी कि ब्रियाना ने ही पहल करते हुए उस अंतरंग क्षण को तोड़ा और विलियम से पूछा कि उसके सम्राट उसे क्या संदेश देना चाहते हैं। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। उत्तरी जनजातियों के कार्यवाहक प्रमुख को ताकाम का आदेश सुनाते ही उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। विभिन्न जनजातियों के बचे हुए सदस्यों को बता दो कि वे सभी वीरता के तीसरे शिखर पर एकत्रित हों, विलियम ने कहा। आपको उन निर्धारित आवासों में ठहरना है जहां जनजातियां विशेष सभाओं के दौरान ठहरती हैं। आपका भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं आपको भविष्यवक्ता द्वारा प्रदान की जाएंगी। महामहिम ने यह भी कहा कि आप में से किसी को भी युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं है। बचे हुए सभी सदस्यों को वीरता के तीसरे शिखर की सीमाओं से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है। अपने शासक का संदेश सुनकर ब्रियाना ने आह भरी। दरअसल वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि महाद्वीप में व्याप्त अराजकता के बीच जनजातियां किस प्रकार अपना रुख अपनाएंगी।
वह जानती थी कि विलियम को संगठन और शायद विदेशी आक्रमणकारियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि क्या वह अपने लोगों को उसके साथ लड़ने का आदेश दे सकती है, ये जानते हुए कि उनमें से कई लोग मारे जाएंगे। अपनी उम्र के हिसाब से समझदार होने के बावजूद ब्रियाना अभी भी बहुत छोटी थी। ये पहली बार था जब उसे हजारों लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उसके छोटे कंधों पर यह बोझ बहुत बड़ा था। विलियम उस नन्ही बच्ची के मन में उमड़ रही जटिल भावनाओं को भांप सकता था, लेकिन उसने उसे गले लगाकर दिलासा देने की इच्छा को दबा लिया। इस समय वह कबीलों के महान सरदार से बात कर रहा था। वह आधिकारिक मामलों में उसे पूरा सम्मान देता था। विलियम को विश्वास था कि ब्रियाना बड़ी होकर एक उत्कृष्ट महिला बनेगी। उसकी सबसे बड़ी आशा यही थी कि राजकुमार अर्नेस्ट उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विलियम उस नन्हे मुन्ने को तब तक पीटेगा जब तक वह फूट फूट कर रोने न लगे। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद ब्रियाना ने पूछा, बड़े भाई, क्या मेरे लिए आपकी मदद न करना वाकई ठीक है? विलियम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप सुरक्षित रहकर मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह जब मैं किरिंटोर पर्वत छोड़ूंगा तो मुझे आपकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ब्रियाना ने अपने हाथों को देखते हुए होंठ दबाए और बोली, बड़े भाई, क्या आप यहीं नहीं रुक सकते? आप लोन से बचे हुए सभी लोगों को भी यहाँ ला सकते हैं। मुझे यकीन है कि सम्राट उनका भी स्वागत करेंगे। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, सब कुछ खत्म होने तक इंतजार करते हैं। ब्रियाना ने विलियम का हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हालांकि वह जानती थी कि विलियम उसे क्या जवाब देगा, फिर भी उसने अपने दिल की बात कह दी। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। विलियम ने ब्रियाना का छोटा कांपता हुआ हाथ मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन मुझे लड़ना होगा ताकि मेरे लिए महत्वपूर्ण सभी लोग, जिनमें तुम भी शामिल हो, सुरक्षित रहें। यह एक ऐसी लड़ाई है जिससे मैं भाग नहीं सकता। फिर विलियम ने अपना माथा ब्रियाना के छोटे से सिर पर टिका दिया। चिंता मत करो, अगर दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो मैं दौड़कर वापस आऊंगा और तुम्हारी स्कर्ट के नीचे छिप जाऊंगा। उस समय मेरा ख्याल रखना। पफ। विलियम की बेशर्म बातें सुनकर ब्रियाना अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने बड़े भाई की चुटकियों को सुनकर उसके दिल की घबराहट काफी हद तक कम हो गई। इन्हीं क्षणों के दौरान ब्रियाना को लगा कि उसका दिल सचमुच शांत हो गया है। अध्याय 364। मैं जन्म से ही तैयार था। अपनी बैठक समाप्त करने के बाद विलियम राजकुमारी सिडोनी के कमरे की ओर रवाना हुए ताकि इस बारे में चर्चा कर सके कि उन्हें अपने वर्तमान शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। मुझे पता है कि मैंने एंथेल्म में पहले ही पूछ लिया था, लेकिन क्या आप वाकई क्रेटोर साम्राज्य के प्रतिनिधियों से नहीं मिलना चाहते? विलियम ने पूछा। क्या आप मुझसे ऊब चुके हैं, श्री विलियम? राजकुमारी सिडोनी ने चिढ़ाते हुए लहजे में पूछा। क्या आप अपने नाइट से इतना प्यार करते हैं कि आप इस तीसरे पहिए से छुटकारा पाना चाहते हैं? विलियम ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिम्मेदारी आप पर पूरी तरह से सौंप सकता हूं या नहीं। राजकुमारी, कृपया ईमानदारी से बताएं, आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहती हैं? राजकुमारी सिडोनी ने अपने चेहरे पर पड़े घूंघट को हटाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ? राजकुमारी सिडोनी ने पलटकर पूछा। उनकी मोहक भूरी आंखें विलियम की आंखों में सीधे देख रही थीं और उन्होंने अपने सच्चे भावों को प्रकट किया। मुझे लगा था कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत मेरी उम्मीदों से बहुत अलग है। सिडोनी की आंखें चमक उठीं। यह उसकी मोहकता के कारण नहीं, बल्कि उसके अंदर उमड़ती भावनाओं के कारण था जो सतह पर आ रही थी। 7 पापों की अपनी अपनी विशेषता थी और वह वासना की साक्षात मूर्ति बनने के लिए ही जन्मी थी। वह खुश भी थी और दुखी भी कि उसकी शक्तियां विलियम पर काम नहीं कर पाईं। राजकुमारी सिडोनी को आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहती थी, लेकिन वह विलियम की चाहत के अनुरूप नहीं थी। इससे उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह हमेशा सबकी चहेती रही थी। यहाँ तक कि हेलेन साम्राज्य के युवराज लियोनेल भी उनकी कृपा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। श्री विलियम, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेम क्या होता है, राजकुमारी सिडोनी ने कोमल स्वर में कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि किसी से प्रेम करने और बदले में प्रेम पाने का क्या अर्थ होता है। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं जो मैं चाहती हूँ? बदले में मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगी। विलियम ने गंभीर भाव से राजकुमारी की ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं आपको वह नहीं दे सकता जो आप चाहती हैं। राजकुमारी सिडोनी ने अपना सिर झुकाया और मुट्ठी भींच ली। वह निराश नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। वास्तव में अगर विलियम ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली होती तो निराशा तो उसे ही होती। डार्लिंग से यही उम्मीद थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।
हाँ, हमने गलत व्यक्ति का चयन नहीं किया, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि हमें क्या करना है ना? वह अब हमें कभी भी उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से वह वेंडी को देखता था। मुझे पता है, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। चूंकि मैं उनकी पसंदीदा नहीं हो सकती, इसलिए मुझे उनकी होना ही पड़ेगा। विलियम और राजकुमारी सिडोनी ने बातचीत की, लेकिन दोनों किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। ये जानते हुए कि उनकी चर्चा से आगे कुछ नहीं निकलेगा, विलियम ने विनम्रतापूर्वक बातचीत समाप्त करने का अनुरोध किया। राजकुमारी सिडोनी भी सहमत थी और उन्होंने विलियम को शुभ रात्रि भी कहा। जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा बंद हुआ, राजकुमारी सिडोनी के चेहरे से एक आंसू बह निकला। उसे इस बात का अफसोस था कि सब कुछ इस तरह खत्म होना था, लेकिन उसने और मोर्गाना ने अपने फैसले पर पहले ही सहमति जता दी थी। योजक चिन्ह। क्या आप निश्चित हैं, राजकुमारी? प्रिसिला ने उड़ते हुए रथ का दरवाजा खोलते हुए पूछा। हाँ, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया। हम फ्रीसिया वापस जा रहे हैं। घर लौटने का समय आ गया है। ब्लेड वाइवरन ने अपने पंख खोले और उन्हें गर्म करने के लिए कुछ बार फड़फड़ाया। जब उसे लगा कि सब कुछ तैयार है, तो वह उड़ने वाली गाड़ी को पीछे खींचते हुए हवा में उड़ गया। उसने एक चीख भी नहीं निकाली क्योंकि राजकुमारी चुपचाप जाना चाहती थी। आकाश में छाए काले बादलों के कारण, जो चंद्रमा और तारों के प्रकाश को रोक रहे थे, बिना किसी की नजर में आए निकल जाना काफी आसान था। राजकुमारी सिडोनी ने अपने उड़ने वाले रथ के पर्दे बंद करने से पहले आखिरी बार जमीन की ओर देखा। अलविदा, सर विलियम। अगर हम आपको अपना सहयोगी मानने के लिए राजी नहीं कर सकते, तब हम तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। देखते हैं जब हमारी सेना तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी तब भी तुम हमें नजरअंदाज करोगे या नहीं। तब तुम्हारे चेहरे पर जो भाव होंगे, मैं उन्हें देखने के लिए उत्सुक हूं, प्रिय। राजकुमारी सिडोनी उस आदमी के बारे में सोचकर मुस्कुराई जिसे वह पसंद करती थी और जो उसके प्यारे हेलेन साम्राज्य को तबाह करते हुए दिन भर उसके बारे में सोचता रहता था। चूंकि वह उसे प्यार से मना नहीं सकती थी, इसलिए उसे घुटने टेकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वह 7 घातक पापों में से एक थी और उसके लिए पाप करना बिल्कुल जायज था। राजकुमारी सिडोनी ने लंबे समय से अपने वास्तविक स्वरूप को अपना लिया था और वह अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं का उपयोग करके अपनी इच्छा पूरी करने से पीछे नहीं हटती थी। उड़ने वाली गाड़ी के बगल में सैकड़ों द्वार प्रकट हुए और अनगिनत पंख वाली चींटियां प्रकट हुईं और उसके केंद्र में एक संरचना बनाकर उड़ने लगीं। राजकुमारी सिडोनी जानती थी कि अगली बार जब वह अपने प्रिय हाफ एल्फ से मिलेगी, तो वे दुश्मन के रूप में आमने सामने होंगे। न जाने क्यों, इस विचार मात्र से ही वह रोमांचित हो जाती थी और उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। मोर्गाना ने अपने मन में जोर से हंसी क्योंकि वह और राजकुमारी सिडोनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जिस क्षण राजकुमारी सिडोनी ने अपने पाप और शक्ति के स्रोत को पूरी तरह से स्वीकार किया, उसी क्षण उनकी शक्तियों को बांधने वाली एक मोहर टूट गई थी। मुझे आश्चर्य है, क्या डार्लिंग को हमारी योजना के बारे में पता चलने पर निराशा होगी? राजकुमारी सिडोनी के मोहक होठों के कोने एक शरारती मुस्कान में बदल गए और उनकी आंखें शक्ति से दमक उठीं। उन्होंने अपने पति के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि विलियम निराश होंगे या नहीं। उसे बस उस पल की परवाह थी जब वह विलियम के कोमल हृदय में अपने नुकीले दांत गड़ा देगी। योजक चिन्ह। विलियम ने राजकुमारी सिडोनी के दल को दूर जाते हुए देखा। एशे, जो उस समय उसके साथ समाहित थी, एक प्रेत की तरह उसके पीछे प्रकट हुई। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम चींटियों की सेना पर नियंत्रण पाने के लिए उसे अपनी प्रेमिका बना लेते, तो मैं बर्दाश्त कर लेता, एशे ने खेद से कहा। अभी हमारे पास सैनिकों की कमी है। मुझे यकीन है कि वेंडी और युवा स्वामी ऐसा समझेंगे। विलियम ने अपनी जलपरी प्रेमिका की ओर देखते हुए आह भरी। मैं कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहता, खासकर रिश्तों के मामले में। यह उसके साथ साथ आप सबके साथ भी अन्याय होगा। विलियम के सिर को सहलाते हुए ऐश ने सहमति में सिर हिलाया। चलो उस छद्म देवता का मिलकर सामना करते हैं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ठीक है, विलियम ने जवाब दिया और अपना ध्यान अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र की ओर केंद्रित कर लिया। कुछ ही देर में वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और उस घाटी में फिर से प्रकट हुआ जहां स्मारक स्थित था। हालांकि उन्हें राजकुमारी सिडोनी के जाने का दुख था, लेकिन अभी उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। तैयार हो? विलियम ने पूछा। मैं तो जन्म से ही तैयार था, इयान ने जवाब दिया। कल रात तुमने ऐसा नहीं कहा था, विलियम ने पलटवार किया। कल रात तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए पैदा हुई हो। क्या तुम उस समय मुझसे झूठ बोल रही थी? उसे जवाब देने के बजाय ऐश ने शर्म से अपने कान पकड़ लिए। बकवास बंद करो, चलो चलते हैं।
विलियम ने गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी हंसी रोक दी। जब वह तैयार हो गया तो उसने अपनी अंगूठी से म्यान में रखी कटार निकाली और स्मारक पर अपना हाथ रख दिया। प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी जिसने विलियम और ऐश को उस क्षेत्र में भेज दिया जहां एक शक्तिशाली शत्रु उनका इंतजार कर रहा था। अध्याय 365 विलियम की राजा की सेना भाग 1। विलियम आकाश में तैरते हुए द्वीप को घूर रहा था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं का अस्तित्व नहीं था। न तो जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, न ही पक्षियों की चहचहाहट। यहां तक कि कीड़ों की हल्की सी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, जिससे विलियम बहुत असहज महसूस कर रहा था। आकाश में तैरते हुए द्वीप को 5 मिनट और देखने के बाद विलियम ने अपने हाथ में रखी म्यान वाली कटार को ऊपर उठाया। लाल प्रकाश की एक हल्की लहर उसके शरीर पर फैल गई। जल्द ही खंजर की शक्ति ने उसे तैरते हुए द्वीप की ओर निर्देशित किया और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। कुछ ही क्षणों में उसके पैर फिर से मजबूती से जमीन पर टिक गए। विलियम की पीठ के ऊपर मंडरा रही ऐश की आकृति ने प्राचीन देवताओं के समय से अस्तित्व में रहे उस विशाल किले को निहारते हुए कहा, सुंदर। ये वही संरचना थी जिसने उन अंधकार में राक्षसों के हमलों को रोका था जिन्होंने मानव जाति को धरती से मिटाने का प्रयास किया था। मानवता का अंतिम गढ़ एवलॉन अपनी प्राचीन भव्यता के साथ विलियम के सामने खड़ा था। विलियम ने विशाल द्वारों की ओर दौड़ने से पहले 1 मिनट तक किले की सुंदरता को निहारा। उसने किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए पहले ही स्टॉर्मकॉलर को बुला लिया था। विडंबना यह थी कि जब वह द्वार तक आधे रास्ते में ही था तो द्वार अपने आप खुल गए। विशाल द्वारों से हजारों कंकाल योद्धा बाहर निकल आए और खड़खड़ाहट की आवाज हवा में गूंज उठी। लाल बालों वाले लड़के ने एक नज़र में ही समझ लिया कि वे उसका गर्मजोशी से स्वागत करने नहीं आए थे। विलियम ने अपना हमला रोक दिया और अपने आकलन कौशल का उपयोग करते हुए अपने सामने मौजूद मरे हुए सैनिकों की सेना की जांच की। योजक चिन्ह, कंकाल नाइट, मरे हुए, खतरे का स्तर डी कम, इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह, कंकाल तीरंदाज, मरे हुए, खतरे का स्तर डी कम, इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह, कंकाल जादूगर, मरे हुए, खतरे का स्तर डी उच्च, इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह, स्वर्गगमन शूरवीर, अनडेड चैंपियन, खतरे का स्तर ए उच्च, इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। हटी ड्रैगन, अमर ड्रैगन, खतरे का स्तर एस कम, शताब्दी जानवर, इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह, असली खतरा तो सिर्फ डेथ नाइट और उसका बोन ड्रैगन है। कम से कम मैं तो यही कहना चाहूंगा, लेकिन उनकी संख्या को कम नहीं आंका जा सकता। विलियम ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनकी संख्या कम से कम 4000 है। एशे ने विलियम के ऊपर लड़ने की मुद्रा अपनाई। वह इस समय विलियम में समाहित थी, इसलिए उसे विलियम की इच्छा के अनुरूप चलना आवश्यक था। याद रखना, तुम लंबे समय तक लड़ नहीं सकते, एशे ने याद दिलाया। हमें नहीं पता कि अंदर जाने के बाद हमें और राक्षसों से लड़ना पड़ेगा या नहीं। अपनी ताकत बचाकर रखना ही बेहतर है। विलियम ने सिर हिलाया। वह ऐश से सहमत था क्योंकि अभी भी छद्म देवता से निपटना बाकी था। वह कंकाल सेना से लड़ने में अपना सीमित समय बर्बाद नहीं कर सकता था। युद्ध के मैदान में मेरे साथ आओ, विलियम ने अपनी भाला आगे बढ़ती सेना की ओर करते हुए आदेश दिया। राजा की सेना, आगे बढ़ो। विलियम के पीछे कई पोर्टल प्रकट हुए क्योंकि उसकी छोटी पशु सेना युद्ध में उसकी सहायता के लिए आगे आई। एला ने एंगोरियन युद्ध आइबेक्सो का नेतृत्व किया और विलियम के दाहिनी ओर से घेराबंदी की। फेनरा ने अपने ट्रोलहाउंड्स की टुकड़ी का नेतृत्व किया और विलियम के सामने अग्रिम पंक्ति में मोर्चा संभाला। स्कैड्रेज ब्लड ईगल, रेनबो बग्स और सरकोप्स बंदर विलियम के बाईं ओर खड़े थे। अचानक लाल बालों वाले लड़के के ऊपर कुछ मीटर की ऊंचाई पर 2 विशालकाय द्वार प्रकट हुए। जल्द ही डोमेन में 2 जोरदार चीखें गूंजी और एक वाइवन और एक ग्रिफॉन द्वारों से बाहर निकल आए। दोनों जादुई जीव विलियम के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद उसके बाएं और दाएं और कुछ मीटर की दूरी पर मंडराने लगे। डेव कॉनवेल, ड्यूटी पर हाजिर हूं माननीय महोदय। कॉनराड कैंट कार्लटन, आपकी सेवा में महाराज। ये तो दिलचस्प लग रहा है। मुझे भी शामिल करो, पसोग्लाव ने युद्ध के मैदान में आते हुए घोषणा की। एक छोटा इंद्रधनुषी रंग का चींटीखोर भी प्रकट हुआ और उसने एवलॉन को पुरानी यादों भरी निगाहों से देखा। हजारों साल हो गए जब मैंने एवलॉन को देखा था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने दोस्त से दोबारा मुलाकात हो रही हो। ओह, क्या वे कंकाल भी तुम्हारे दोस्त हैं? विलियम ने पूछा। मैं ठीक से नहीं बता सकता, कासुगोनगा ने उत्तर दिया।
मेरे लिए अपने जीवनकाल में मिले सभी मनुष्यों के चेहरे याद रखना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर वे वाकई वही हैं जिन्हें मैं जानता हूं, तो मैं खुशी खुशी उन्हें उनके कष्टों के अंत के लिए विदा कर दूंगा। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। कासोगोनागा सही कह रहा था, इन मरे हुए योद्धाओं को पुनर्जन्म के चक्र में वापस जाने देना और उनके कष्टों का अंत करना ही सर्वोत्तम होगा। डेव और कॉनरैड, तुम दोनों डेथ नाइट और बोन ड्रैगन से निपटो, विलियम ने आदेश दिया। बाकी सब लोग उस कंकाल सेना को चूर चूर कर दो। विलियम के आदेशों का जवाब भेड़ियों की मिमियाहट, चीख पुकार और कराहने की आवाजों की एक श्रृंखला ने दिया। जी श्रीमान। विलियम की सेना का नेतृत्व करते हुए डेव और कॉनरैड कंकालों की सेना पर टूट पड़े और अपने पीछे कंकालों के टुकड़े छोड़ते चले गए। कंकालनुमा तीरंदाजों और जादूगरों ने जवाबी हमला करते हुए तीर और मंत्रों की बौछार कर दी। उनके अधिकतर हमले ट्रोलहाउंड्स पर लगे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। विलियम की सेना का पहला आक्रमण उन्हीं के द्वारा हुआ, लेकिन उनकी संख्या 100 से भी कम थी। गोब्लिन क्रिप्ट में गोब्लिनों से लड़ने और मैजिक क्रिस्टल कैवन में आराम करने के बाद सभी ट्रोलहाउंड्स का रैंक बढ़ गया था और अब वे सभी रैंक सी मध्यम बीस्ट बन गए थे। फेनरा ने भी यह स्तर पार कर लिया था और वह रैंक बी निम्न बीस्ट बन गया था। कुछ ही सेकंड बाद ये घायल ट्रोलहाउंड खड़े हो गए और गुस्से में गुर्राने लगे। उनके शरीर में उत्परिवर्तन होने के कारण उनकी पुनर्जीवन क्षमता एक पर्वतीय ट्रोल की पुनर्जीवन क्षमता जितनी शक्तिशाली हो गई थी। नहीं, ये हाइड्रा की पुनर्जीवन क्षमता के ज्यादा करीब थी। विलियम ने इन ट्रोलहाउंड्स को रोनगोमिनियाड की शक्ति से भी आशीर्वाद दिया था। इसी कारण उनकी सभी क्षमताएं और छिपी हुई शक्तियां अत्यधिक बढ़ गईं। उनकी पुनर्जीवन क्षमता ब्रैडफोर्ड की बैरोनी में विलियम द्वारा लड़े गए विशालकाय ट्रोलहाउंड से केवल 2 स्तर कम थी। फेनरा ने अपने सामने मौजूद कंकालों को रौंदते हुए जोरदार दहाड़ मारी। इस समय फेनरा की ऊंचाई 1.5 मीटर थी, जो एक वयस्क घोड़े की ऊंचाई के बराबर थी। वह उन ट्रोलहाउंड से थोड़ा बड़ा था जो 1 मीटर ऊंचे थे और वर्तमान में बहादुरी से उसके साथ लड़ रहे थे। विलियम को वह घटना याद आ गई जब मृत्यु के कगार पर पहुंचे दुबले पतले ट्रोलहाउंड ने उसके झुंड का हिस्सा बनने के लिए सहमति दी थी। अब वही दुबला पतला ट्रोलहाउंड उस पौराणिक भेड़िए की तरह दिख रहा था जिसने एक देवता को पूरा निगल लिया था। आधा एल्फ उस दिन को देखने के लिए उत्सुक था जब फेनरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में उससे विजयी होने का मार्ग प्रशस्त कर सके। चाहे कोई भी हो, चाहे वह नश्वर हो, अमर हो, अर्धदेव हो या ईश्वर, विलियम को उम्मीद थी कि उसका विजय पोषक उसके रास्ते में आने वाले सभी विरोधियों को निगल जाएगा। पर्वतों के अर्धदेव अपने इस निर्णय पर अडिग थे कि उत्तरी जनजातियों को आगामी युद्ध में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह विलियम की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। ताकाम ने हाफ एल्फ से वादा किया कि वह अहम मौके पर मौजूद रहेगा। तब तक उसने विलियम से कहा कि वह दक्षिणी महाद्वीप में सत्ता संतुलन को बदलने वाले युद्ध में भाग लेते हुए अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे। अध्याय 367 विलियम की राजा की सेना भाग 3। जमीन पर चल रही लड़ाई को सुचारू रूप से चलते हुए देखकर विलियम ने अपना ध्यान उस भीषण युद्ध की ओर मोड़ दिया जो इस समय आकाश में चल रहा था। डेव और कॉनरैड इस समय डेथ नाइट और उसके शक्तिशाली वाहन बोन ड्रैगन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। विलियम के दोनों योद्धाओं के मुंह में चॉकलेट लॉलीपॉप थे, जिससे वे डेथ नाइट और बोन ड्रैगन की भयानक आभा से भयभीत नहीं हुए। सबसे पहले बोन ड्रैगन ने अपनी विशेष क्षमता ड्रैगन फियर को सक्रिय किया। हालांकि चॉकलेट लॉलीपॉप की भय से प्रतिरक्षा प्रदान करने और मन को प्रभावित करने वाले मंत्रों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाने की क्षमता के कारण दोनों लड़के बोन ड्रैगन की शक्तिशाली आभा से प्रभावित हुए बिना युद्ध करने में सक्षम थे। आकाश के योद्धा डेव और युद्ध के ड्रैगन नाइट कॉनरैड ने युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली खतरे को जमीन पर मौजूद कंकाल सेना की सहायता करने से रोकने के लिए मिलकर काम किया। जब भी बोन ड्रैगन जमीन की ओर गोता लगाने की कोशिश करता तो दोनों लड़कों में से एक ड्यूल एक्स कौशल को सक्रिय कर देता ताकि वह उनसे टकराने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे डेथ नाइट निराश हो जाता था। सावधान रहो, ये ड्रैगन की सांस का इस्तेमाल करने वाला है। कॉनरैड ने डेव को चेतावनी दी, जो इस समय बोन ड्रैगन की नजर में था। बोन ड्रैगन के जबड़े से काली लपटें निकलीं और सीधे उस परेशान करने वाले ग्रिफॉन और उसके सवार की ओर उड़ गईं। डेव ने अपने हाथ में एक भाला प्रकट किया और निशाना साधा। ये वही भाला था जिसका इस्तेमाल विलियम ने दक्षिणी जंगल में लायनहॉर्ट को वश में करने के लिए किया था। हालांकि विलियम के अनोखे तरीके से वश में करने के कारण भाला दूषित हो गया था, फिर भी यह एक अच्छा हथियार था और डेव के पास इसे चलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हे संसार पर प्रकाश डालने वाले प्रकाश, हम सबको अपनी शाश्वत महिमा से सराबोर कर दो।
डेव ने गरजते हुए कहा, उसके हाथों में मौजूद भाला तेज रोशनी से जगमगा उठा। महान क्रॉस। उस गोल मटोल लड़के ने भाला सीधे ड्रैगन की सांस के रास्ते में फेंक दिया। जल्द ही दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं। एक प्रकाश, दूसरी अंधकार। दोनों एक दूसरे का प्रतिकार कर रही थीं। ये टक्कर कुछ सेकंड तक चली, जिसके बाद दोनों हमले एक दूसरे को बेअसर कर गए। जैसे ही डेव ने हवा में भाला वापस छीन लिया, लायनहॉर्न तेजी से आगे बढ़ा। कॉनराड भी निष्क्रिय नहीं था। बोन ड्रैगन द्वारा अपने ब्रीथ अटैक का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसने विलियम के नाइटहुड समारोह से अपना जॉब क्लास प्राप्त करने के बाद हासिल की गई विशेष क्षमताओं में से एक को सक्रिय कर दिया था। आकाश से जन्मी ज्वालाएं, अब अपनी छाप छोड़ो, कॉनराड चिल्लाया। ड्रैगन उल्कापिंड। आकाश से 5 मीटर चौड़ा एक धधकता हुआ आग का गोला नीचे आया और सीधे बोन ड्रैगन की पीठ पर जा टकराया, जिससे डेथ नाइट को भी चोट लगी। अस्थि अजगर क्रोध में दहाड़ा, लेकिन अपने शरीर के कुछ हिस्सों के नष्ट हो जाने के बावजूद वह खुद को हवा में बनाए रखने में कामयाब रहा। डेव और कॉनराड ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों लड़कों ने एक साथ सिर हिलाया और अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करने लगे। टॉर्नेडो डिसेंट। डेव ने आदेश दिया। अपने सवार के आदेश का पालन करते हुए लायनहॉर्न हवा में ही घूमने लगा। जल्द ही एक हरे रंग के बवंडर ने ग्रिफॉन को घेर लिया और वह बोन ड्रैगन की ओर उड़ने लगा। ड्रैगन डिसेंट। कॉनराड ने अपने वाइवरन को उसकी एक विशेष चाल शुरू करने का आदेश दिया, जो डेव के टॉर्नेडो डिसेंट के साथ मेल खाती थी। घूमने के बजाय वायवन ने अपने पंख समेट लिए और एक मिसाइल की तरह आकाश से नीचे उतर आया। उसका शरीर बैंगनी लपटों से घिरा हुआ था और आकाश में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी। डेथ नाइट ने टक्कर से खुद को और अपने वाहन को बचाने के लिए एक जादुई सुरक्षा कवच बनाया। हालांकि दो शक्तिशाली हमलों के टकराने के कुछ ही सेकंड बाद वह कवच टूट गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे हर दिशा में कंपन की लहरें फैल गईं। विलियम गंभीर भाव से आकाश की ओर देख रहा था और उसका वस्त्र फड़फड़ा रहा था। ऐश भी ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने डेव और कॉनराड को एक साथ लड़ते देखा था। यह एक चौंकाने वाला अनुभव था, क्योंकि जलपरी को यह नहीं पता था कि वे दोनों लड़के बहुत ही कुशल योद्धा थे। हालांकि जादू और आत्मा विभाग के अधिकांश छात्र मार्शल विभाग को नीचा समझते थे, लेकिन एस्ट, इयान, इसाक और वैंडी उन कुछ छात्रों में से थे जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। दोनों लड़कों को एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते देख ऐश को एहसास हुआ कि उसने विलियम के नेतृत्व में मौजूद शूरवीरों को अभी भी बहुत कम आंका था। मेरे पास अभी राजा की सेना में बस यही शूरवीर हैं, विलियम ने धीमी आवाज में कहा, मानो वह ऐश के मन की बात जान रहा हो। भविष्य में मैं और शूरवीर शामिल करने की योजना बना रहा हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरे सभी शूरवीर युद्ध के मैदान पर छा जाएंगे और युद्ध का रुख मेरे पक्ष में मोड़ देंगे। एशे ने कुछ पल सोचने के बाद सिर हिलाया। मैं भी इसे देखना चाहती हूं, लेकिन मैं ये भी आशा करती हूं कि वह दिन आए जब तुम्हें लड़ना न पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। जब उसकी जलपरी प्रेमिका ने उसे बाहों में भर लिया तो विलियम को अपने सीने में एक गर्माहट का एहसास हुआ। उनकी आत्माओं का यह मिलन बेहद अंतरंग था। ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों सचमुच एक ही शरीर में हों और उनके दिल एक साथ धड़क रहे हों। मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता कि मुझे चोट नहीं लगेगी, विलियम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही सलामत वापस आऊं। मैं नहीं चाहता कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोग बहुत रोए। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। धन्यवाद। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, इयान ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यारे प्रेमी को बाहों में भर रखा था। वह विलियम की शरारतों की आदी हो चुकी थी और जानती थी कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है, जिससे उसे अनजाने में ही प्यार हो गया था। ये सब खत्म हो गया, विलियम ने कहा जैसे ही आकाश से ड्रैगन की हड्डियां गिरने लगीं। दोनों शूरवीरों ने जमीन पर लड़ रहे अपने साथियों से मिलने से पहले हवा में एक चक्कर लगाया। विलियम जानता था कि एवलॉन के किले में कैद छद्म देवता के खिलाफ उसकी लड़ाई की यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह तो आने वाली असली लड़ाई की सिर्फ एक झलक थी। अध्याय 368 एवलॉन में प्रवेश। विलियम की सेना ने कंकाल सेना को बुरी तरह से पराजित किया, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र टूटी हड्डियों से भर गया। संख्या में कम होने के बावजूद उनकी युद्ध शक्ति अभूतपूर्व थी। ये गुणवत्ता और संख्या के बीच एक शानदार लड़ाई का बेहतरीन उदाहरण था। डेथ नाइट और बोन ड्रैगन की हार के बाद दुश्मन की सेना में ऐसा कोई नहीं बचा था जो विलियम के कुलीन योद्धाओं के उत्पात का मुकाबला कर सके। बेशक विलियम की तरफ भी कई लोग हताहत हुए थे और गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी रेनबो बग्स युद्ध में मारे गए थे और ट्रोलहाउंड्स को उनके दुश्मनों से गंभीर चोटें आई थीं,
और उनमें से अधिकांश को तब तक काटा गया था जब तक कि उनके अंग उनके शरीर से अलग नहीं हो गए थे। सौभाग्यवश रेनबो बग्स एक दिन बाद फिर से पैदा होने लगे और ट्रोलहाउंड्स अपनी मजबूत पुनर्जनन क्षमता के कारण अपने अंगों को फिर से उगा सकते थे। सरकोप्स बंदर भी घायल हो गए थे, लेकिन उनकी सभी चोटें जानलेवा नहीं थीं। दुश्मन की सेना पर हमला करने के दौरान बकरियां ज्यादातर सुरक्षित रहीं और उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। सामूहिक प्राथमिक उपचार। विलियम ने अपने पशुओं का उपचार करते हुए धीरे से कहा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए 5 बार मंत्र पढ़ा कि उसके सभी सैनिक चोटों से उबर चुके हैं। सभी का इलाज हो जाने की पुष्टि करने के बाद विलियम ने किले के द्वारों की ओर एक नजर डाली। डेव कॉनरड, किले के अंदरूनी हिस्से की रेकी करो, विलियम ने आदेश दिया। जी श्रीमान। डेव और कॉनरड ने अपने घोड़ों को किले की दीवार के ऊपर से उड़ने के लिए प्रेरित किया। विलियम को नहीं पता था कि किले के अंदर कोई और सेना उनका इंतजार कर रही है या नहीं, इसलिए उसने अपने सबसे फुर्तीले लड़ाकू विमानों को ये पता लगाने का आदेश दिया कि कहीं अंदर से कोई उन पर घात लगाकर हमला करने के लिए तो नहीं छिपा है। दोनों शूरवीरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए किले के 3 चक्कर लगाए कि उनसे कुछ भी छूट न जाए। क्षेत्र के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने विलियम को हाथ हिलाकर संकेत दिया कि अब कोई खतरा नहीं है। चलो चलें, विलियम ने किले की ओर बढ़ते हुए आदेश दिया। फेनरर और ट्रोलहाउंड्स आगे आगे चल रहे थे, जबकि युद्धइबेक्स और सरकोप्स बंदर हाफ एल्फ के बाएं और दाएं ओर उसकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। विलियम की सेना के किले के भीतर प्रवेश करते ही विशाल द्वार तुरंत अपने आप बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। कुछ ही क्षणों बाद एक कर्कश और तिरस्कारपूर्ण आवाज ने उन मेहमानों का स्वागत किया जो मानवता के अंतिम बचे हुए किलों में से एक में प्रवेश कर चुके थे, जिसका निर्माण देवताओं के युग के दौरान किया गया था। एवालोन में आपका स्वागत है, कर्कश आवाज ने अभिवादन करते हुए कहा। वक्ता की आवाज में निहित तिरस्कार और उपहास विलियम को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था। हालांकि उसे इससे जरा भी आपत्ति नहीं थी। विलियम ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और अपनी सेना को लेकर किले की खोजबीन करने निकल पड़ा। हालांकि वह एक छद्म देवता से निपट रहा था, लेकिन वह वर्तमान में कैद था और जब तक विलियम कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता, तब तक उसके प्रतिद्वंद्वी को बांधने वाला प्रतिबंध उसे उसी स्थिति में बनाए रखेगा। इस समय विलियम के हाथों में शपथ रक्षक का अवशेष था। जिसके पास भी यह अवशेष होता था उसे एवलॉन का प्रबंधक स्टूवर्ट की उपाधि दी जाती थी। उनका कर्तव्य था कि वे छद्म देवता को काबू में रखें और उसे उसकी प्राचीन कैद से भागने से रोकें। हजारों वर्षों के बाद मुहर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। सौभाग्यवश स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी कि बंदी बंधन तोड़कर भाग सके। फिर भी यह तो तय था कि प्राचीन मंत्रों की शक्ति समाप्त हो जाएगी और शाश्वत दूत मलाकाई एक बार फिर दुनिया में आतंक फैलाने के लिए मुक्त हो जाएगा। ताकाम ने विलियम को बताया था कि मलाकाई एक प्राचीन प्राणी था जिसने मृत्यु को मात दी थी। मूल रूप से वह उन पहले ड्रैगनों में से एक था जो अनादिकाल से इस दुनिया में विचरण करते थे। हालांकि मृत्यु के भय ने इसे अपवित्र कलाओं का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक ऐसी घृणित रचना का जन्म हुआ जो अपनी पूर्व गरिमा से वंचित हो गई और नरक की सजा के बदले शाश्वत जीवन प्राप्त कर लिया। वह मलाकाई था, अमर ड्रैकोलिच, जो मृतकों पर शासन करता था और जिसे एवलॉन के किले के अंदर सील कर दिया गया था। विलियम ने सिस्टम से पहले ही एवलॉन के आंतरिक भाग का नक्शा बनाने का अनुरोध किया था। वह जानना चाहता था कि मलाकाई कहाँ स्थित है, ताकि वह किसी को भी बिना सोचे समझे वहां जाने से रोक सके। ताकाम के अनुसार ड्रैकोलिच को बांधने वाली मुहर अभी 2 से 3 साल तक बरकरार रहेगी। यह ज्यादा से ज्यादा अमर भूमि में कभी फल फूल रहे शवों से मरे हुए जीवों का निर्माण कर सकती थी। हाँ, अमर भूमि कभी एक समृद्ध भूमि थी जहां मनुष्य और पशु एक साथ रहते थे। हालांकि मलाकाई के रूपांतरण के बाद सब कुछ बिगड़ गया और वहां रहने वाले सभी लोगों का जीवन समाप्त हो गया। वे अनंत काल तक उसके साथ ही रहेंगे, जब तक कि उनकी आत्माएं उस लोक से बचकर पुनर्जन्म के चक्र में वापस न लौट जाएं। मेजबान, मैंने किले के अंदरूनी हिस्से का नक्शा तैयार कर लिया है। मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी चीजों पर लेबल भी लगा दिए हैं। धन्यवाद, विलियम ने उत्तर दिया। कृपया मुझे दिखाएं। समझा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विलियम के स्टेटस पेज पर एवलॉन का नक्शा दिखाई दिया। आधा एल्फ हैरान था क्योंकि यह उसके अनुमान से कहीं बड़ा था। विलियम की नजर किले के केंद्र में स्थित लाल बिंदु पर टिकी। ड्रैकोलिच किले के तहखाने में बंद था, लेकिन इससे वह उस अंधकार में ऊर्जा को इकट्ठा करने से नहीं रुका जो हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में संचित थी। इस तरह इसने विलियम पर तब हमला किया जब विलियम हिडन वैली को 1020 डोमेन में मिलाने की कोशिश कर रहा था। मलाकाई को लगा कि उसे फिर से सील किया जा रहा है,
इसलिए उसने विलियम को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए किले के भीतर मौजूद डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। विलियम ने आधे मिनट तक टिमटिमाते लाल बिंदु को देखा, फिर अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया। वह छद्म देवता कहीं नहीं जा रहा था, इसलिए बेहतर होगा कि वह पहले अपनी जरूरत की चीजें ले ले। मेरे पीछे आओ, विलियम ने आदेश दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? एशे ने टेलीपैथी के जरिए विलियम से पूछा। क्या हम छद्म देवता से लड़ने जा रहे हैं? विलियम ने सिर हिलाते हुए कहा, अब हम इसे हरा नहीं सकते। इससे पहले हमें एक जगह जाना होगा। हालांकि यह आसान नहीं होगा। आधा एल्फ उन अनगिनत नारंगी बिंदुओं को घूर रहा था जो इस समय उनकी ओर बढ़ रहे थे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, मलाकाई का इरादा उनके साथ खेलना और लगातार लड़ाइयों के माध्यम से उनकी शक्ति को कम करना था। ताकाम ने उसे चेतावनी दी थी कि मलाकाई से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि चाहे कंकालों की सेना कितनी भी बार टूट जाए, मलाकाई उसे अनंतकाल तक पुनर्जीवित कर सकता है। अभी भी किले के बाहर मौजूद मरे हुओं की सेना, जिसे विलियम और उसकी सेना ने पराजित किया था, फिर से संगठित होने लगी थी। जब तक वे अमर भूमि के भीतर थे, मलाकाई के पास असीमित शक्तियां उपलब्ध थीं। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें विलियम के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। सौभाग्य से वह सीधे सीधे ड्रैकोलिथ से लड़ने नहीं आया था। एवलॉन में आने का उसका उद्देश्य कुछ बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र करना था जो भविष्य में मलाकाई से निपटने में उसकी मदद करेगी। विलियम को बस यही उम्मीद थी कि वह और उसकी सेना इतने मजबूत होंगे कि वे सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद कंकालों की भीड़ द्वारा पराजित होने से पहले इन वस्तुओं को वापस प्राप्त कर सकें। अध्याय 369 शुद्धिकरण की ज्वालाएं। आइसिकल रील्म। विलियम द्वारा इस आइसिसाइकल दायरे को सक्रिय करते ही आसपास सैकड़ों गिलासों की झनकार जैसी ध्वनि गूंज उठी। यह मंत्र आइस विजार्ड जॉब क्लास के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक था। इससे विलियम को एक ऐसा क्षेत्र बनाने की अनुमति मिली जहां जमीन से बर्फ की नुकीली चट्टानें निकली हुई थीं। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। इस युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों नुकीली बर्फ की नुकीली चट्टानें हवा में एक दूसरे को काटती हुई उस लाल बालों वाले लड़के द्वारा अपने दुश्मन माने जाने वालों पर हमला कर रही थीं। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा कत्लखाना था जिसे इस तरह से बनाया गया था कि दूसरों को अंदर जाने से रोका जा सके, जबकि पीड़ितों को अंदर ही रखा जाता था और बर्फ से बने ब्लेड से उन्हें काटकर मार डाला जाता था। विलियम ने पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वह किले की गहराई से प्रकट हुए मरे हुओं के झुंड से किसी को भी गंभीर रूप से घायल होने से रोक पाएगा। मलाकाई ने अपनी भूमिगत जेल से अपने मेहमानों को अपने साथियों द्वारा घेरते हुए देखा, जिससे एवलोन में कर्कश हंसी गूंज उठी। उसे कई वर्षों से कुछ मनोरंजक देखने को नहीं मिला था। ऊपर हो रही लड़ाई को देखते हुए उसकी खोखली आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, विलियम ने आदेश दिया। ये तो बस हमारी ताकत कम करने के लिए यहाँ आए हैं। बस मेरे पीछे आओ और पीछे मत रहना। विलियम ने अपने हाथ हिलाए और बर्फ की कई दीवारों ने मरे हुए सैनिकों की सेना के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। वह जानता था कि ये दीवारें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी, लेकिन कंकालों से कुछ दूरी बनाने के लिए इतना काफी था, जो विलियम और उसके साथियों को अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना में शामिल करने पर तुले हुए थे। विलियम के चेतना सागर में निवास कर रही ऐश उसके आध्यात्मिक जगत में हो रहे परिवर्तनों पर नजर रख रही थी। ये पहली बार था जब विलियम ने लंबे समय तक संघर्ष किया था, और सुंदर जलपरी वहां ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थी कि उसका प्रेमी अपनी सीमा से आगे बढ़कर खुद को अत्यधिक थका न दे। 20 मिनट और, ऐश ने विलियम को याद दिलाया। उसके बाद मैं तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर दूंगा। यदि संभव हो तो उस समय सीमा के भीतर जो भी करना हो कर लो। समझ गया, विलियम ने जवाब दिया, और अचानक उसके सामने प्रकट हुए 2 ड्रॉगरों को भेदने के लिए 2 हिमंदी भाले चलाए। ये योद्धा मरे हुओं का एक उच्चतर रूप थे। ड्रॉगा को अक्सर एक प्रेत या भूत के रूप में संदर्भित किया जाता था जिसने भौतिक शरीर प्राप्त कर लिया था। ज़ॉम्बी के विपरीत, जिनका बाहरी आवरण सड़ रहा होता है, ड्रॉगा की त्वचा गहरे नीले रंग की होती थी और वे बेहद ताकतवर होते थे। उन्हें क्लास सी मध्यम अनडेड के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो विलियम के झुंड में मौजूद अंगोरियन और आइबेक्स जितने ही शक्तिशाली थे। दोनों ड्रॉगर दीवार से सटकर गुस्से से गुर्रा रहे थे। उन्होंने अपने सीने में घुसे हिमंदी भाले पर जोर से हाथ पटके ताकि उससे मुक्त हो सके। विलियम किले के विशाल गलियारों से दौड़ते हुए उनकी ओर एक नज़र भी नहीं डालना चाहता था। दुर्भाग्य से ये गलियारे भी मरे हुए लोगों से भरे हुए थे, इसलिए विलियम को रास्ता साफ करने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ी ताकि वे आगे बढ़ सकें। फेनरर और ट्रोलहाउंड्स ने पीछे से सुरक्षा की कमान संभाली हुई थी, जबकि एला और अन्य वॉर आइबेक्स आगे से हमला करने के लिए आगे बढ़े।
सरकोप्स बंदर केंद्र में थे, जो रास्ते में दिखने वाले किसी भी अनडेड पर अपने स्टील जितने कठोर खोखले कंक्रीट ब्लॉक फेंक रहे थे। समय बीतने के साथ साथ इन ताकतवर बंदरों को भी लगातार फेंकने के कारण अपनी भुजाओं में भारीपन महसूस होने लगा। मोहॉक समझ गया था कि उसके अधीनस्थ अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं और उसने उन्हें विलियम के साथ तालमेल बनाए रखने का आदेश दिया। डेव और कॉनरेड भी विलियम के साथ थे, क्योंकि दोनों को एक ही समय में कई दुश्मनों से लड़ने की आदत नहीं थी। ट्रोलहाउंड्स ने अपनी सीमित संख्या का उपयोग करके गलियारे को अवरुद्ध कर दिया और मरे हुओं के आगे बढ़ने को रोकने की पूरी कोशिश की, जिससे विलियम को भागने का समय मिल गया। विलियम ट्रोलहाउंड की मानसिकता को समझता था, इसलिए उसने उन्हें पीछे रुकने से नहीं रोका। हाफ एल्फ ने पहले ही उन्हें रोंगोमिनियाड की शक्ति से आशीर्वाद दिया था, जिससे उनके शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गए थे। फिलहाल फेनर और उसके ट्रोलहाउंड्स के झुंड की केवल एक ही कमजोरी थी, और वह थी एक ऐसा एसिड जो एडमेंटियम को पिघलाने के लिए काफी मजबूत हो। हालांकि अनडेड सेना उन्हें टुकड़ों में काट सकती थी, फिर भी वे पर्याप्त समय मिलने पर खुद को पुनर्जीवित कर सकते थे, जैसा कि उस विशालकाय हरे रंग के ट्रोलहाउंड के साथ हुआ था जिसका सामना विलियम ने अतीत में किया था। फेनरा गुर्राया और अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करते हुए खुद को 3 मीटर लंबे चांदी भूरे रंग के ट्रोलहाउंड में बदल लिया, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। वह अपने आक्रमण क्षेत्र में आने वाले हर मरे हुए प्राणी को नोचता, काटता, लात मारता और घूंसे मारता था। फेनरा ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह तब तक डटा रहेगा जब तक वह थकान से गिर न जाए। उसके अधीन मौजूद ट्रोलहाउंड्स का भी यही इरादा था। वे हर हाल में अपनी रक्षा पंक्ति को डटे रखेंगे और किसी भी मरे हुए प्राणी को अपने बीच से गुजरने नहीं देंगे। योजक चिन्ह। ये कुत्ते बहुत वफादार हैं, सोगलाव ने टिप्पणी की जब वह हाफ एल्फ के पीछे दौड़ रहा था। विलियम ने चिढ़कर कहा, हाँ, तुम्हारे विपरीत, जो केवल संसाधनों की लूटपाट के लिए मेरे साथ आते हो। वैसे हमारा अनुबंध अगले महीने समाप्त होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं पार्टनर? बिल्कुल, अनुबंध बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो क्या होगा? विलियम, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे जैसा ताकतवर और समझदार आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा जो तुम्हारे लिए ये गंदे काम कर सके? पसोगलाव ने पूछा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बता दो कि क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं 5 साल तक इंसानी मांस न खाने का वादा भी कर सकता हूँ। विलियम ने एक आंख से उसे घूर रहे निर्लज्ज शैतानी कुत्ते की ओर देखते हुए आह भरी। मतलब तुम 5 साल बाद फिर से इंसानों को खाओगे? बेशक, लेकिन मैं समझौता करूंगा। मैं केवल बुरे लोगों को ही खाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, बस ये सुनिश्चित करें कि आप अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सोगलाव, मैं काम सही तरीके से करवाऊंगा। विलियम के व्यापारिक साझेदार होने के नाते दानव कुत्ता फिलहाल एक वास्तविक श्रेणी का शक्तिशाली प्राणी बन चुका था। इसी वजह से वह अपने साथियों में जंगल का सबसे ताकतवर शासक बन गया था, और इसी कारण वे सब उससे ईर्ष्या करते थे। उनमें से कुछ ने तो सोगलाव से ये भी पूछा कि क्या वह उन्हें विलियम से मिलवा देंगे। जाहिर है वे भी उन लाभों का अनुभव करना चाहते थे जो सोगलाव उस लाल बालों वाले लड़के की संगति से प्राप्त कर रहे थे। धूर्त दानवी कुत्ते ने ऊपरी तौर पर सहमति जता दी, लेकिन मन ही मन उसका अपने परिचितों को अर्धएल्फ की जांघों को गले लगाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने विलियम से मिलने वाले सभी संसाधनों को जमा करने की योजना बनाई थी, और उसे किसी के साथ साझा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। हम मेरा खेल चुराने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, पसोगलाव ने शैतानी मुस्कान के साथ सोचा। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह विलियम का पीछा करता रहा तो जल्द ही वह शताब्दी रैंक में शामिल हो जाएगा, जो अतीत में उसकी पहुंच से बहुत दूर लग रहा था। विलियम को यह नहीं पता था कि अगर हाफ एल्फ अपना अनुबंध समाप्त भी कर दे तो भी पसोगलाव उसकी टीम नहीं छोड़ेगा। वह तब तक निर्लज होकर उसकी जान से लिपटा रहेगा जब तक वह मिलेनियल रैंक तक नहीं पहुंच जाता। तब तक वह निर्लज होकर उस सोने की मुर्गी से चिपका रहेगा जिसने उसे धन और शक्ति दी थी। अंततः लंबे संघर्ष के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। विलियम ने अपने हाथ में म्यान में रखी कटार उठाए और विशाल द्वार उसके प्रवेश के लिए चौड़े खुल गए। सब लोग अंदर जाओ, विलियम ने आदेश दिया। बकरियां, बंदर, दोनों लड़के और सोगलाव विलियम के आदेशों पर बिना सवाल किए कमरे में दाखिल हो गए। विलियम सबसे आखिर में दाखिल हुआ और उसके पीछे दरवाजे तुरंत बंद हो गए। राजा की सेना, विलियम चिल्लाया। कमरे में एक क्षणिक रोशनी चमकी, जिसके बाद कई शरीरों के फर्श पर गिरने की आवाज कमरे की दीवारों के भीतर गूंज उठी। सभी ट्रोलहाउंड्स के शरीर से हरा खून बह रहा था और वे सभी बेहद दयनीय हालत में थे।
फेनर अकेला बचा था, लेकिन झुंड के सरदार की ताकत खत्म होते ही उसके कांपते हुए पैर भी जल्द ही जवाब दे गए। सामूहिक प्राथमिक उपचार। विलियम ने बिना पलक झपकाए उनके घावों का इलाज करने के लिए अपना उपचार मंत्र पढ़ा। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें पूरे 2 घंटे लग गए। अगर एशे विलियम के साथ विलीन न हो गई होती और उससे लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान न कर रही होती, तो हाफ एल्फ की ऊर्जा कब की खत्म हो गई होती और उसे अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ता। क्या तुम ठीक हो? एशे ने पूछा। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? एशे विलियम के शरीर पर नजर रख रही थी और थकावट के अलावा उसे अपने प्रेमी में कोई और समस्या नजर नहीं आ रही थी। फिर भी वह चिंतित थी, इसलिए उसने विलियम से पूछा कि क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है। विलियम ने हौंकते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं। मुझे आराम करने और ठीक होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। विलियम ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांसें लीं। एड्रेनालाइन का असर कम हो गया था और उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी वह अपने अभियान को सफल मान सकता था क्योंकि वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। सर विलियम, यह क्या है? डेव ने कमरे के बीचों बीच तैरती हुई किसी चीज की ओर इशारा करते हुए पूछा। विलियम ने उस गोल मटोल लड़के के कंधे पर थपथपाया, जो कमरे के बीचों बीच मंडरा रहे सफेद आग के गोले को घूर रहा था। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, विलियम ने उत्तर दिया। उस सफेद आग के गोले को एस्ट्राय का आंसू कहते हैं। हालांकि इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। विलियम ने अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले कमरे के केंद्र की ओर चलना शुरू किया। देवताओं के युग से बचे हुए मनुष्यों ने देवी के आंसू से उत्पन्न इस ज्वाला को शुद्धिकरण की ज्वाला नाम दिया। अध्याय 370, ईव की जबरन वसूली। शुद्धिकरण की ज्वाला, यह क्या करती है? एशे ने पूछा। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लौ की ओर बढ़ाया। अपने नाम के अनुरूप इस लौ में सभी चीजों को शुद्ध करने की शक्ति है। शुद्धिकरण की ज्वालाएं मानो जागने ही वाली थीं, कांप उठी। जल्द ही ज्वालाएं और भी तेज हो गईं और कमरे में चारों ओर नाचने लगीं। जलने के डर से सभी पीछे हट गए, लेकिन विलियम ने अपना हाथ खोलकर सबको इशारा किया कि वे जो भी कर रहे हैं उससे रोक दें। शांत हो जाओ, विलियम ने समझाया। यह आग जीवित प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शुद्धिकरण की ज्वालाएं आकार में बढ़ती गईं और अंततः 2 मीटर ऊंचे अग्नि गोले में तब्दील हो गईं। विलियम ने निडर होकर अपना दाहिना हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाया। मैं तुम्हें इस जगह से निकालने आया हूं, विलियम ने धीमी आवाज में कहा। मैं, एवलॉन का प्रबंधक, तुम्हारी शक्ति चाहता हूं। मुझे इस नश्वर भूमि को उन लोगों से शुद्ध करने में मदद करो जो इसका बुरा चाहते हैं। सफेद लपटों की लपटें विलियम के दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गईं। कुछ ही सेकंड बाद लपटें उसके पूरे शरीर पर फैल गईं और उसे सफेद लपटों से ढक लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि विलियम को शुद्धिकरण की ज्वालाओं से कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताज़ा हवा का झोंका उसे गले लगा रहा हो और उसके शरीर की सारी थकान दूर कर रहा हो। कुछ ही क्षण में उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक सफेद कमल के फूल का चिन्ह दिखाई दिया। ये कुछ क्षण के लिए वहीं रुका रहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। विलियम ने राहत की सांस ली क्योंकि उसका मिशन आखिरकार पूरा हो गया था। अब उनके लिए किले को छोड़कर किसी और समय वापस आने का समय था। एवलॉन के अंदर शुद्धिकरण की ज्वालाओं जैसे कई अन्य अनमोल खजाने रखे हुए थे। विलियम को ड्रैकोलिच के खिलाफ लड़ने का मौका पाने के लिए उन सभी को इकट्ठा करना था, जो अर्धदेव बनने से बस एक कदम दूर था। योजक चिन्ह। इस बीच लोंट में ईव लिया की देखरेख में एंसेवर्थ निवास के बगीचे में घूम रही थी। उसके पीछे 7 बत्तख के बच्चे चल रहे थे, जो किसी कारणवश उसे अपना माता पिता मानते थे। ईव ने गलती से उन अंडों को तब खोज लिया था जब वे फूटने ही वाले थे। जब बत्तख के बच्चे अपने अंडों से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले ईव को देखा और वह स्वतः ही उनके दिमाग में उनकी माता पिता के रूप में दर्ज हो गई। तब से बत्तखें ईव के पीछे पीछे हर जगह जाती थीं, जिससे मैथ्यू और ली को समय समय पर हंसी आ जाती थी। राजकुमार लियोनेल के साथ हुई घटना के बाद से दोनों ने लोंट में ही रहने का फैसला किया ताकि वे अपने क्षेत्र में आने वाले तीनों कस्बों के बचे हुए लोगों की देखभाल कर सकें। एक बैठक के बाद उन्होंने सभी बच्चों को वापस लोंट लाने का निर्णय लिया ताकि उनकी देखभाल की जा सके। एक और विनाशकारी आपदा के खतरे के कारण लोंट के अनुभवी सैनिकों ने एक भूमिगत आश्रय का निर्माण किया था, जिसे एक प्रकार का छोटा शहर भी कहा जा सकता है। तीनों कस्बों के बचे हुए लोगों के लिए पर्याप्त से अधिक जगह थी और उन्हें अपने भोजन और सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले तो बच्चे लोंट में घूमने वाले कई राक्षसों जैसे कि गोल्डन एप, वाइवन और माउंटेन ट्रोल्स से बहुत डरे हुए थे।
लेकिन शहर में कुछ दिन बिताने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इन राक्षसों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अन्य दो कस्बों के कुछ बच्चे तो ओरोब्रो नदी के किनारे खेलने में भी अपना समय बिताते थे क्योंकि विशालकाय सुनहरे बंदर के कारण उन्हें सुरक्षित महसूस होता था। दूसरी ओर व्लाद ज्यादातर आइनसेवर्थ निवास के अंदर ही रहता था। वह बस वहीं बैठकर ध्यान करता और किसी के काम में दखल नहीं देता था। जेम्स और वह गहरे दोस्त थे, इसलिए उसने वयस्कों पर शाप लगे रहने तक शहर की रक्षा करने का फैसला किया। अचानक व्लाद की आंखें खुल गईं और उसने उत्तर दिशा की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसने किरिनटोर पर्वतों से आने वाली शक्ति का एक प्रवाह महसूस किया। दक्षिणी महाद्वीप में रहने वाले एकमात्र दो अर्धदेव होने के नाते व्लाद और ताकाम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के बारे में जानते थे। वे 2 बार मिल भी चुके थे और उन्होंने एक प्रकार की गैर आक्रामकता संधि भी कर ली थी। यही कारण था कि जेम्स उन गिने चुने लोगों में से था जिन्हें बिना किसी रोक टोक के किरिनटोर पर्वतमाला जाने की अनुमति मिली थी। दुर्भाग्य से ये नियम विलियम पर लागू नहीं होता था क्योंकि ताकाम को तो ये भी नहीं पता था कि विलियम का अस्तित्व है। जब एला उत्तरी क्षेत्रों में प्रकट हुई तभी उसे पता चला कि लाल बालों वाला लड़का जेम्स का पोता था। इसी वजह से विलियम उन विशिष्ट व्यक्तियों में से एक बन गया था जो किसी भी समय फर्स्ट पीक में स्थित उसके महल में उससे मिलने जा सकते थे। एस्ट्राई का आंसू, व्लाद ने बुदबुदाया। एवलॉन आखिरकार प्रकट हो गया है। व्लाद ने आह भरी और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दक्षिणी महाद्वीप के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था क्योंकि वह एक जादुई प्राणी था। उसके लिए चाहे कोई भी सिंहासन पर बैठा हो, कोई मायने नहीं रखता था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक प्यारी सी छोटी बच्ची मुस्कुराते हुए उसके पास आए। ईव ने काले बालों वाले उस व्यक्ति का अभिवादन किया जो इस समय उसके दादाजी के कमरे में ठहरा हुआ था। ईव के पीछे पीछे चल रहे बत्तख के बच्चे उसके आगे आगे चल रहे थे और आशा भरी निगाहों से व्लाद की ओर देख रहे थे। अब तुम क्या चाहते हो? व्लाद ने पूछा। ईव ने अपने पैरों के पास बैठे बत्तखों के बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा। व्लाद के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे जब उसने नीचे चहचहाते बत्तखों के बच्चों को देखा जो उससे खाना मांग रहे थे। वह अर्धदेव जिसने मनुष्यों और पशुओं दोनों के दिलों में आतंक पैदा कर दिया था, वर्तमान में एक छोटी लड़की और 7 बत्तखों के बच्चों द्वारा दाई के रूप में उसकी देखभाल की जा रही थी। लिया कुछ देर के लिए ईव को छोड़कर उसके कमरे से कुछ लेने गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रेमी की छोटी बहन में इतनी हिम्मत होगी कि वह स्ट्रैथमोर जंगल के नाइटमेयर बेहेमोथ से मिलने जाएगी और यहाँ तक कि उससे खाना भी मांगेगी। व्लाद का मन कर रहा था कि वह बत्तखों के बच्चों को कुचलकर उनका मांस बना दे, लेकिन उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रही छोटी बच्ची ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अंत में वह केवल आह भरते हुए अपने भंडार में रखी चीजों में से कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिसे बत्तख के बच्चे खा सकें ताकि वे उसे अकेला छोड़ दें। ये अंगूर मुझे कुछ समय पहले एक इलाके में मिले थे, व्लाद ने भारी मन से कहा। फिर उसने एक एक करके ईव को अंगूर दिए जो नीचे झुककर अपने छोटे बत्तखों को खिलाने लगी। व्लाद को अपने जिगर में खुजली महसूस हुई जब उसने बत्तखों के बच्चों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर अंगूर खुशी खुशी खाते हुए देखा। हालांकि उसे उन अंगूरों की कोई खास परवाह नहीं थी जिन्हें उसने अपनी खोज के दौरान बेतरतीब ढंग से इकट्ठा किया था, फिर भी उसे लगा कि उन्हें पशुओं को खिलाना व्यर्थ होगा। धन्यवाद, ईव ने कहा और व्लाद को अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया। उस अर्धदेव ने मुस्कुराने की कोशिश की और हाथ हिलाकर जवाब दिया। अगर ईव के शरीर में जेम्स का खून न बह रहा होता तो वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की जहमत भी न उठाता। सौभाग्य से वह मुझे इस हालत में देखने के लिए आसपास नहीं है। व्लाद ने ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले दूसरी बार आह भरी। अगर जेम्स वहां मौजूद होता और ईव को अपने सबसे अच्छे दोस्त को धमकाते हुए देखता तो वह निश्चित रूप से जोर से हंसता और अपनी पोती की तारीफ करने लगता। आखिरकार ईव के अलावा 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा उस अस्तित्व से कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं था जो केवल अपने हाथ के इशारे से हेलन राजधानी को पल भर में नष्ट कर सकता था और बिना किसी सजा के बच सकता था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।